देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री और आज हम उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत और 10 दिनों की बहस के बाद बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि फडणवीस भाजपा विधायक दल के नेता और राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री पद के चुनाव के लिए दिल्ली से आई केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज उनके नाम पर मुहर लगा दी। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडे ने प्रस्ताव का समर्थन किया। आज से ठीक 4 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी महाराष्ट्र में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। ऐसे में इस चुनाव परिणाम के साथ देवेंद्र फडणवीस के भविष्य के बारे में कयास लगाए जाने लगे हैं। देवेंद्र फडणवीस का 2019 का वो बयान अक्सर सोशल मीडिया पर छाया रहता है, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा। फडणवीस का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो अच्छा रहा ही है, साथ में वो आरएसएस के भी चहेते रहे हैं। उनकी गिनती बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं में भी होती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मराठा आंदोलन का चेहरा मनोज जरांगे की नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ा था। मराठवाड़ा समेत बीजेपी राज्य में ज्यादातर अपनी सीटें गंवा बैठी और जीत का आंकड़ा दहाई तक भी नहीं पहुंचा पाया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली ये शिकस्त कई मायनों में फडणवीस के लिए बड़ी राजनीतिक हार थी। भले इस चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे सीएम थे, लेकिन फिर भी फडणवीस को महायुति के नेता की तरह देखा जा रहा था। इस हार की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने ली भी। उन्होंने डिप्टी सीएम पद छोड़कर पार्टी के लिए काम करने की पेशकश की थी। हालांकि उस दौरान ये बातें कही जा रही थी कि वो इस बात से नाराज थे कि डिप्टी सीएम होने के बाद भी हार का ठिठुरा उनके सर पर मढ़ा जा रहा है। इसको लेकर उनके मन में नाराजगी थी। लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी ने फडणवीस को सरकार से बाहर नहीं जाने दिया और फडणवीस सरकार में बने रहे। लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपना गियर शिफ्ट कर लिया। लोकसभा चुनाव की हार को पीछे छोड़ने के लिए फडणवीस हर दांव खेलना चाहते थे। पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखे हैं, खास तौर पर बीजेपी की राजनीति में भी। इस बीच लोकसभा में हार के बाद भी देवेंद्र फडणवीस की आलोचना होती रही। ये भी चर्चा शुरू हो गई कि फडणवीस को दिल्ली भेजा जाएगा, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी के साथ बैठक करते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान संघ सक्रिय नहीं था। फडणवीस की बैठकों के बाद संघ की टीम सक्रिय हुई। ये भी चर्चा शुरू हुई कि राज्य में नेतृत्व की जिम्मेदारी सामूहिक स्तर पर होगी। लेकिन आखिरकार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और संघ के हस्तक्षेप के कारण बीजेपी की डोर देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ही रही। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह के दौरे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मेल मिलाप, अजित पवार की कभी कभी नाराजगी और बीजेपी के भीतर ही फडणवीस के खिलाफ एकजुट की बढ़ती सक्रियता, इन सब का सामना करते हुए देवेंद्र फडणवीस खुद को विधानसभा चुनाव के केंद्र में रखने में सफल हुए। देवेंद्र फडणवीस का प्रस्ताव खासतौर पर उम्मीदवारों के चयन में देखा जा सकता है। वहीं बीजेपी महायुति के बीच बातचीत कर सबसे ज्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ने में सफल रही। मराठा आरक्षण और ओबीसी का मुद्दा कैसे संभाला गया इस पूरे मामले में, तो आइए उस पर बातचीत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी के सामने विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जब भी कोई बात निकली तो वो मनोज जरांगे पर जवाब देने से बचती नजर आई। लेकिन फडणवीस के करीबी नेता प्रसाद लाड और प्रवीण दरेकर ने ये सवाल उठाए कि जरांगे सिर्फ फडणवीस पर ही निशाना साध रहे हैं। इस दौरान लक्ष्मण हाके का आंदोलन शुरू हो गया। एक तरफ जहां मराठा आरक्षण के लिए जरांगे आंदोलन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर हाके इसके विरोध में ओबीसी हक के लिए आंदोलन में बैठे थे। फडणवीस ने मनोज जरांगे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, लेकिन लक्ष्मण हाके ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और कड़े शब्दों में मनोज जरांगे की आलोचना शुरू कर दी। जिस तरह से ये सवाल पूछा जा रहा था कि मनोज जरांगे के पीछे किसका हाथ है, अब ये सवाल उसी तरह पूछा जाने लगा कि लक्ष्मण हाके के पीछे आखिरकार किसका हाथ है। हालांकि अभी इन दोनों सवालों के जवाब किसी ने नहीं दिए हैं। लक्ष्मण हाके आंदोलन का असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिला और अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ हद तक ओबीसी वोटों का
एकीकरण हुआ है। इन सभी घटनाक्रमों का परिणाम यह हुआ कि देवेंद्र फडणवीस की कड़ी आलोचना के कारण भाजपा और फडणवीस समर्थकों के बीच उनके लिए कुछ सहानुभूति पैदा हुई। साथ ही मतदाताओं के मन में भी मनोज जरांगे की भूमिका को लेकर संदेह पैदा होने लगा। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस के प्रचार के लिए कुछ अभियान चलाए गए थे। उनके प्रचार अभियान के दौरान ये नारे भी लगाए गए थे कि वो बहुजन हित के लिए आगे आए, हालांकि निशाना बनाए गए। देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस और हिंदू संगठनों के साथ मिलकर हिंदुत्व के मुद्दे को खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में फिर से चर्चा का विषय बनाया। हालांकि नीतीश राणे और हिंदू जागरूकता मार्च को रोका गया, लेकिन फडणवीस ने हिंदू संगठनों का इस्तेमाल कर ये मुद्दा उठाया, जिसका ग्रामीण इलाकों के वोटरों पर भी असर हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान फडणवीस ने कई बार वोट जिहाद का भी मुद्दा उठाया। वो इसके बारे में लगातार बात करते रहे। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान एकजुट होकर वोट कर सकते हैं तो हिंदुओं को भी एकजुट होकर वोट करना चाहिए। महायुति को चुनाव में इसका भी फायदा हुआ। इसके अलावा सरकार लाडली बहन और कई अन्य योजनाएं लेकर आई। फडणवीस ने इस योजना के जरिए अपनी छवि पूरे राज्य में देवा भाव की बनाने की कोशिश की। संघ की मदद से उन्होंने लोकसभा के दौरान वोट न देने वालों को मतदान केंद्रों तक लाने और पार्टी के पक्ष में वोट कराने की भी कोशिश की। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस 30 साल से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने समकालीन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की तुलना में कम उम्र में अपना करियर शुरू किया और दूसरों की तुलना में पहले कई पद हासिल किए। वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता गंगाधर फडणवीस बीजेपी के प्रमुख नेता थे। वे कई वर्षों तक विधान परिषद के सदस्य रहे। उनके निधन के समय फडणवीस की उम्र 17 साल थी। उनकी मौत के बाद खाली हुई विधान परिषद सीट पर नितिन गडकरी निर्वाचित हुए। पहली गठबंधन सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे शोभाताई फडणवीस देवेंद्र फडणवीस की चाची हैं। देवेंद्र फडणवीस छात्र जीवन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे, लेकिन जल्द ही वो गडकरी के नेतृत्व में राजनीति में सक्रिय हो गए। 1992 में वो पहली बार 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम में पार्षद बने। वहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। उनके कार्यकाल के बारे में बात करते हुए महाराष्ट्र टाइम्स में नागपुर के संपादक श्रीपाद अपराजित कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीति में प्रवेश अन्य नेताओं की तुलना में आसान था, लेकिन राजनीति में उनकी यात्रा कठिन रही। फडणवीस जल्द ही नागपुर के मेयर हो गए, लेकिन फडणवीस का लक्ष्य इससे बड़ा था। 1999 में जब शिवसेना बीजेपी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था, तब फडणवीस पहली बार विधानसभा पहुंचे। जब देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, तब नितिन गडकरी नागपुर और विदर्भ में बीजेपी के दिग्गज नेता थे। फडणवीस ने राजनीति में गडकरी की उंगली पकड़कर चलना शुरू किया। बाद में बीजेपी में बदलते समीकरणों में फडणवीस ने गडकरी का साथ छोड़कर गोपीनाथ मुंडे का हाथ थाम लिया। इसी ग्रुप के साथ रहकर फडणवीस 2013 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद पाने में कामयाब रहे। नागपुर में रहने वाले देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वफादार माना जाता है। ये उनके लिए एक अच्छा पक्ष साबित हुआ। साथ ही उन राज्यों में जहां बीजेपी चुनाव जीत रही थी, वहां बीजेपी अलग तरीके से चेहरा चुन रही थी। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो गैर जाट हैं, झारखंड में रघुबर दास जो गैर आदिवासी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला और देवेंद्र फडणवीस जो गैर मराठा हैं, उन्हें महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद मिला। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।